अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अपनी पोलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के बारे में। जी हाँ, कल मेरी पोलैंड की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट थी। मेरी बेटी का पासपोर्ट बनवाना था, इस सिलसिले में मैं पोलैंड एम्बेसी गया हुआ था। तो एम्बेसी पहुंचने पे लास्ट टाइम मैं चूंकि मैं 3 से 4 दफ़ा एम्बेसी होके आ चुका हूं, तो इस दफ़ा बहुत ही डिफरेंट फीलिंग और बहुत डिफरेंट सिस्टम कर दिया उन्होंने। सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने एंटर कैसे होना है। जब आपने जो शटल सर्विस है वहाँ पे एंटर होने से पहले कोई बैरियर नहीं था। लास्ट टाइम 4 दफ़ा गया हूँ, कोई बैरियर नहीं था। आप सीधा जो शटल सर्विस है वहाँ पे एंटर करते थे अपनी गाड़ी से, लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने एक बैरियर लगा दिया है। वो गुजरने के बाद वो आपसे पूछते हैं आपसे वो कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस एम्बेसी में जा रहे हैं, आप दिखाएं। उनको सेटिस्फाई करने के बाद आप शटल सर्विस में एंटर होते हैं। वहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं, लॉक करते हैं, और जब आप एंट्री करते हैं आपके जो बैग्स वगैरह हैं, अगर वो तो गाड़ी होगी तो वहाँ पर रख लेंगे, वहाँ वरना वो जमा करवा देते हैं। जब आप अंदर जाते हैं, लास्ट टाइम 4 दफ़ा मैं होके आया हूँ, कोई आप डायरेक्टली टिकट काउंटर पे जाते हैं, टिकट काउंटर पे जाके अपने टिकट इशू करवाते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये किया कि टिकट लेने से पहले एक काउंटर है, वहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन अपनी आईडी चेक करवानी है, उनको फ़ोटोकॉपी देनी है। वो फ़ोटोकॉपी रखते हैं और फिर वो आपसे कहते हैं कि आप हमें अपॉइंटमेंट का प्रूफ दें कि आपको ईमेल आई है या वो हमें दिखाएं। वो देखने के बाद, वो प्रूफ लेने के बाद, जो आपकी आईडी का प्रूफ लेने के बाद जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो आपको नेक्स्ट टिकट काउंटर पे ट्रांसफ़र करते हैं। और टिकट काउंटर पे जाके आप टिकट लेते हैं और फिर आप दोबारा एक सख्त स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक गुजरने के बाद आप गाड़ी में बैठते हैं। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद फिर एक सिक्योरिटी चेक आती है, और उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी चेक आती है, और फिर आप एम्बेसी में पहुंचते हैं। तो इस दफ़ा सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, बहुत ही सख्त सिक्योरिटी उन्होंने बढ़ाई हुई थी इस दफ़ा। चूँकि पाकिस्तान में पिछले दिनों में काफ़ी मामला ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। जब आप एम्बेसी पहुंचते हैं तो लास्ट 4 दफ़ा मैं होके आया हूँ, तो पहले आप अंदर जाते थे एम्बेसी के अंदर, तो एंटर होने के बाद वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेक होती थी। आपको दोबारा सारा बॉडी सर्च करते थे, स्कैन मशीन से गुजारते थे। लेकिन इस दफ़ा आपको कैसे चेक करते हैं कि अंदर से जो सिक्योरिटी वाला बाहर आता है, बाहर आके आपको पहले सारी आपकी बॉडी सर्च करता है, फिर आपको अंदर लेके आता है, फिर दोबारा मशीन में से गुजारता है। आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बिलोंगिंग, सारी वो एक ट्रे में रख के वो कहता है ये यहीं पड़े रहेंगी। और डॉक्यूमेंट्स अगर फाइल में हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, फाइल, प्लास्टिक की फाइल तक आप अंदर नहीं लेके जा सकते। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी उन्होंने कर दी है। तो चले, मैं एम्बेसी के अंदर पहुँच गया। तो चूंकि मेरी बेटी का पासपोर्ट का इशू था, तो मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। मैंने जाकर उनको पुलिस में बात की, उनसे बताया कि मैं डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उन्होंने आधा घंटा 45 मिनट्स लिया, उन्होंने सारा प्रोसेस किया, और उसका सारा फॉर्म वही फिल करते हैं। तो करते कराते उन्होंने मेरी जो बेटी की एप्लीकेशन थी वो ले ली, और उन्होंने मुझे टाइम दे दिया 4 से 6 हफ्ते का कि इस दौरान आपकी बेटी का पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। तो पेरेंट्स में से कोई भी आके, फादर या मदर, वो आके कलेक्ट कर सकता है, और कोई भी इसको कलेक्ट नहीं कर सकेगा। तो ये तो हो गया मेरी बेटी का जो पासपोर्ट था। अब बात करते हैं कि दूसरे इश्यूज़ की, अपॉइंटमेंट जो दूसरे भाइयों के इशू थे, जो मुझे सब ने कहा था, बहुत से भाइयों ने क्वेश्चन पूछे थे कि आपने सबसे पहले ये पूछना है कि क्या इंटरव्यू उर्दू में होता है या इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। जब मेरी एप्लीकेशन जो मेरी बेटी की थी वो सबमिट होगी, उसके बाद मैंने वहाँ का जो स्टाफ था उनसे मैंने परमिशन ली कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो काइंडली आप मुझे उनके थोड़े जवाब दे दें। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे ना नहीं की, उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आया कि इंटरव्यू उर्दू में होता है या इंग्लिश में। तो इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा। जी भाइयों, दोस्तों, इंटरव्यू जो ऑफिशियल उनका जो सिस्टम है, या जो SOP होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, वो इंग्लिश में ही होगा। हाँ, अगर वो उनकी मर्जी है, अगर वो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ है काफ़ी पुराना है, वो उर्दू में भी बात कर सकता है। अब जैसा कि मैं एम्बेसी में गया था,
मेरी मिसेस मेरे साथ थी, मेरी बेटी थी। तो आप यकीन करें, हम आपस में बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स में कोई भी आकर कलेक्ट कर सकता है। वो जो लेडी साथ खड़ी थी, बाहर आई थी, हमारे साथ खड़ी थी, पोलिश थी, वो उर्दू में जवाब दे रही थी कि जी हाँ आप ऐसे हैं, और उसको प्रॉपरली उर्दू आती थी और वो नॉर्मली उर्दू में बात कर रही थी। दूसरा क्वेश्चन काफी भाई ने पूछा था कि अगर आपका जो वर्क परमिट इशू होता है दुबई में या कतर में या किसी और कंट्री में, तो क्या आया आप पाकिस्तान में उसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे इसका जवाब इस तरह दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भाई का वर्क परमिट इशू है दुबई में, ठीक है, तो बेहतर है वो दुबई में ही, यूएई में ही अप्लाई करे। उसकी रीजन उन्होंने ये दी थी कि वहां पे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, यूएई में इतना रश नहीं है। दिस इज व्हाट दे सेड, ये उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। दूसरा उन्होंने कहा कि डिपेंड करता है कि अगर वो पाकिस्तानी है, वहां पे काम कर रहा है, और अगर उसके वर्क परमिट पे मेंशन है कि ये दुबई में रह रहा है, ये दुबई से ट्रैवल करेगा, तो फिर वो यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके वर्क परमिट में ये मेंशन नहीं है, उसका परमानेंट एड्रेस मेंशन नहीं है दुबई वाला, पाकिस्तान का है, तो फिर वो पाकिस्तान में अप्लाई कर सकता है। तो फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कह रहे हैं कि हमने स्टडी वीजा अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने फीसेस दी हुई हैं और उनका लॉस हो रहा है। तो उस बंदे ने, वो जो स्टाफ था एम्बेसी का, उसका जवाब ये था कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे देखें फाइलें, और आप यकीन करें मैं एम्बेसी के अंदर पासपोर्टों की फाइलों के ढेर लगे हुए थे। उसने मुझे दिखाया, कहते ये देखो इतने हमारे पास केसेस हैं, तो हमने तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे देना ना, जो पहले आएगा पहले पाएगा, और हमारे पास एक सिस्टम है, एक लिमिटेड स्टाफ है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट देनी है। तो हमारा कोई बायस नहीं है कि हमने उसको देनी है या उसको नहीं देनी। और वो जब कोई भी बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो पुराने एम्बेसी में विजिट किया है, तो उसने देखा होगा शीशा लगा होता है, और शीशे से आप पूरा ऑफिस व्यू कर सकते हैं, जो ऑफिस का फ्रंट व्यू है। वहां पे फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, पासपोर्टों के ढेर लगे हुए हैं, और वो डिसीजन कर करके रखी जाते हैं या उनको वैल्यूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वो शीशे के जरिए। तो ये कोई डकी इशू भी बात नहीं है, वहाँ वो बहुत बिजी है एम्बेसी उनकी, बहुत सारे लोग अब अप्लाई करते हैं। फिर उस बंदे ने खुद ये बात शुरू की कि हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं और हमारे पास बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है। मैंने पूछा आपके पास किस किस्म की इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, क्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी लोग जो एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ये ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको अपॉइंटमेंट्स देते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दें। और मैं हैरान होगा सुन के, ये बात मुझे वो बता रहा था, वो बंदा एम्बेसडर का स्टाफ। वो कहता है हमें पता है कि ये ऐसा होता है और हो रहा है। और उसने कहा कि हमने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है ये, अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे जाके जो न्यूज़ का सेक्शन है वहां पे जाके देखे, तो वहां पे हमने लिखा हुआ है कि हम एम्बेसी के स्टाफ का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी से कोई राब्ता नहीं है, और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट अगर आपको ऑफर कर रहा है कि वो पैसे लेके आपको अपॉइंटमेंट देगा, तो वो कहता है ये चीटिंग है, ये फ्रॉड है और ये साइबर क्राइम है। ठीक है, बकौल उसके ये अल्फाज थे, चीटिंग, फ्रॉड एंड साइबर क्राइम। और उसने कहा कि अगर कोई बंदा आपको ये ऑफर कर रहा है तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप FIU को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है। और भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप इस तरह अगर को आपको पॉइंट मिल भी जाती है, फॉर एग्जांपल ऐसा करने से, ऐसी प्रैक्टिस करने से, और अगर आप पकड़े जाते हैं एम्बेसी में, कितनी एम्बैरेसमेंट होगी आपको। उस बंदे ने मुझे ये भी कहा कि हम अपने मुल्क को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोलैंड एक यूरोपियन और शेंगन कंट्री है, हम यहाँ एम्बेसी में बैठे हैं, हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने कंट्री को की जो इज्जत है वो सेल कर दें, कि हम पैसे लेके वीजे देना शुरू कर दें, या किसी बंदे से हमारे तल्लक हो और वो वर्क परमिट लगवा दे। कहता है ऐसा, वो आग से स्माइल भी कर रहा था, और उसकी स्माइल ऐसी थी कि मैं वो क्या बताऊं, कि वो इतना कॉन्फिडेंट था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पोलैंड की एम्बेसी किसी तरह की अंदर से कोई मिला हो या किसी किस्म का अंदर से कोई ऐसा सिस्टम हो। तो आप खुद अंदाजा करें कि जब आप पोलैंड की एम्बेसी में जाते हैं, अगर आप स्टडी पे जा रहे हैं या वर्क वीजा पे जा रहे हैं, तो उसकी फीस कितनी है? कम अभी 19,000 20,000 वो लेते हैं। एक बंदे से वो इतने पैसे लेते हैं। वहां पे फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। अगर 100 बंदा 20 बंदे भी जाते हैं, 10 बंदे भी जाते हैं, वो एक दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि एक इलीगल वे से वो पैसे लें?
اگر 20,000 کو لیگلی ایک بندہ پے کر رہا ہے تو وہ کیوں انلیگلی کسی بندے سے پیسے لے کے اس کو اپوائنٹمنٹ دیں گے. میں پورا ایمبیسی کی بات کر رہا ہوں. تو کافی لڑکوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ جب وہ ورک پرمٹ جاتے ہیں تو ان سے پہلا کویشچن ہی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ورک پرمٹ کتنے کا لیا, کہاں سے لیے, کتنے پیسے پے کیے, اور وہ اس کو فائل تو لے لیں گے, فیس بھی لے لیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو ویزا نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. وہ پہلے کویشچن سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں. تو بھائیوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کبھی بھی انلیگل وے سے نہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے, نہ اپنے انلیگل وے سے کسی ورک پرمٹ پہ جانا ہے یا کسی آفر لینی. موجود سیکورٹی گارڈ میں نے اس سے پوچھا, میرا کیونکہ میں 4-5 دفعہ ہوا تھا تو اسے تھوڑی میری ہائی ہیلو ہو گئی تھی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میرا جو یوٹیوب چینل ہے تو آپ مجھے کائنڈلی بتا سکتے ہیں کہ ورک پرمٹ کی کیا ریشو چل رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ ہر کیس کو ان کو پتہ چلتا. جیسے کہ میرا کیس تھا, وہ جب بھی میں باہر آتا تھا پوچھتا بھائی کیا بنا, ہو گیا کام, نہیں ہوا, چلے اللہ بہتر کرے گا. تو اس کو ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ویزا لگا ہے نہیں لگا, کس کیٹیگری کا, اس کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے. میں نے سے پوچھا بھائی آپ کو پتہ ہوگا, بتائیں ورک پرمٹ کا کیا ریشو چل رہا ہے. اس نے میرے کان میں آ کے چپکے سے کہا, کیونکہ کیمرے لگے ہوتے ہیں تو اس کو بھی اپنی نوکری پیاری ہے, تو وہ کھلم کھلا تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں لگتا یہ لگتا. اس نے کہا بھائی 0 چانسز ہیں, 0 ریٹ ہے, بقول اس کے کہ بہت کم چانسز ہیں, بہت کم لگتے ہیں. وہ کہتا بھائی 0 ہی سمجھیں, ٹھیک ہے. تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ سہانے ہاتھ دکھاؤں. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد سمپل ہوتا ہے کہ بھئی اب جو حقیقت ہے, جو فیکٹ ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ دوں, ٹھیک ہے. نہ میں کوئی ایجنٹ ہوں, نہ میں کنسلٹنٹ ہوں. میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا,